नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ी अजीब और दिलचस्प कहानी हम सुनने वाले हैं। कहानी उस खेल की है, शतरंज, जिसकी बादशाहत आज हमें मिली है गुकेश डी के कारण। और इसी औचित्य के ऊपर इस कहानी को हमने सोचा कि आज सुना देते हैं। शतरंज के खोज की, शतरंज के निर्मित की कहानी, क्योंकि एक खेल हमारे भारत में निर्माण किया गया। यह निर्माण हुआ 6वीं सदी में, जब भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य। गुप्त, दूर दूर तक ये साम्राज्य फैला हुआ था, जीता हुआ था। तो अभी दूर दूर तक दुश्मन भी नहीं थे। तो जब दुश्मन नहीं होते थे दूर दूर तक, तो उसको अगर राजा महाराजा होते थे और बाकी चीजों को बड़ा महत्व दिया करते थे, जैसे कि कला, क्रीड़ा, साहित्य, इन चीजों में दिलचस्पी भी लेते थे, उन्हें बढ़ावा भी मिलता था, क्योंकि समृद्ध होता था देश। अभी उसी तरह इस गुप्त साम्राज्य का एक राजा था जिसको खेलों का बड़ा शौक था, और उसके पास जितने भी खेल थे उसे खेल के वो थोड़ा बोर भी हो चुका था। तो उसने एक अनाउंसमेंट करवा दिया कि हमारे राज्य का जो भी बंदा एक दिमाग वाला बौद्धिक खेल बनाए जिसमें बुद्धि को चालना मिले, तो उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अनाउंसमेंट पूरे राज्य में हो गई। उस राज्य में गणित का एक विद्वान था जिसका नाम था शीशा। तो शीशा ने क्या किया, एक नया गेम बनाया, नया खेल बनाया। खेल वैसे पूरा नया नहीं था, लेकिन उसमें उसने कुछ बदल किए। उस खेल का नाम था चतुरंग। अब ये जो खेल था चतुरंग, ये पूरी तरह नया इसलिए नहीं था कि वैसे तो रामायण महाभारत से चलता आया। रामायण में रावण ने मंदोदरी के साथ भी एक खेल किया था, खेल खेला था। महाभारत में भी एक खेल राजा महाराजा ने खेला था। लेकिन उस वक्त और इसने जो बौद्धिक खेल बनाया था चतुरंग, उसमें एक बड़ा डिफरेंस था, एक चेंज था। जो पहले खेला जाता था उसमें बुद्धि के साथ भाग्य को बड़ा महत्व था, क्योंकि इसमें पासे रहते थे, पासे जिसे हम डाइस करते हैं, जो डाइस कहते हैं, जिसके वो क्यूबिक रहता है, क्यूब साइज, जिसमें 6 सरफेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो सांप सीढ़ी में खेला जाता है, बच्चे खेलते हैं। वो डाइस जो आपने महाभारत में शकुनी मामा के हाथ में देखे होंगे, फासे, हिंदी में फासे पासे कहते हैं, मराठी में फासे कहते हैं। तो ये पासे उसमें हुआ करते थे, जिसके कारण उस पासे के नंबर के ऊपर आपके कितने घरों की चाल है वो डिसाइड होती थी। तो उसे भाग्य का खेल भी माना जाता था। लेकिन राजा को चाहिए था बुद्धि का खेल, तो इस विद्वान ने उसे पूरी तरह बौद्धिक बना दिया। उसमें से पासे वाला पार्ट हटा दिया। 8 बाय 8 का उसका जो प्लेटफॉर्म था, सरफेस बोर्ड जिसे कहते हैं, 8 बाय 8 रोज 8 कॉलम, 64 स्क्वायर्स उसमें थे। उसे अष्टप्रद भी कहते थे संस्कृत में उस वक्त, अष्टपद। चतुरंग नाम जो था ये इस कारण था कि यूजुअली जो खेल था ये 2 राजा महाराजा के बीच में उसी तरह होता था जैसे कि उनकी सैन्य की लड़ाई हो रही है। और इसीलिए उसमें भी उस वक्त जो राजा के सैन्य हुआ करते थे उसमें 4 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। जैसे आज नेवी, एयरफोर्स, आर्मी 3 डिपार्टमेंट है, वैसे उस वक्त 4 डिपार्टमेंट हुआ करते थे। पैदल सेना, घोड़सवार सेना, हाथी सेना और रथ की सेना। और इसी तरह उसकी अरेंजमेंट थी, इसलिए उसको चतुरंग कहते थे। जब भारत में खेल बना गुप्त साम्राज्य में, उसकी कहानी तो हम अभी देखने वाले हैं, क्योंकि उस विद्वान को उसके तेज दिमाग के कारण मौत की सजा भी मिली। ऐसे क्यों हुआ वो देखने से पहले आपको यह बताया कि यह खेल जब बन गया यहाँ पे, तो यहाँ के राजाओं ने उसे गिफ्ट किया ईरान तक। उसे पर्शिया कहा जाता था उसको। वहां पे भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ है खेल। वहां के लोग उसे, जो प्रोनाउंसिएशन था हमारा चतुरंग, उसे कर नहीं पाते थे, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन था, तो उसे चतुरंग कहने लगे। फिर अलग अलग कंट्रीज में गया, उसका नाम अपरोक्ष होता गया, और यह हो गया शतरंज। यानी आज का जो शतरंज हम खेल रहे हैं वो चतुरंग है, संस्कृत शब्द था चतुरंग। फिर ये यूरोप में गया, यूरोप में भी उसको बहुत सराहा गया। इंग्लैंड ने तो उसको अपने सिलेबस में, एकेडमिक में डाल दिया, अपने एजुकेशन में डाल दिया था। तो वही फ्रांस ने उसके ऊपर बैन भी कर दिया था। अलग अलग रीजन से, वो कहानी हम बाद में देखेंगे अलग अलग देशों की।
फिर वो आगे गया, रशिया गया, चाइना गया, जापान गया, काफी बदलाव करते करते गया। जैसे कि हमारे यहाँ रथ सेना थी, अरबों के पास रथ नहीं थे, ऊंट थे, तो उन्होंने उसमें रथ को निकाल के ऊंट डाल दिया, जो आज बिशप कहते हैं आपको, क्या मालूम। तो इस तरह से बदलाव होते गए। इंग्लैंड वालों ने, यूरोप वालों ने उसमें कई नए रूल लाए, और नए रूल के साथ पूरी दुनिया घूम के शतरंज आज जो भारत में हम खेलते हैं, ये नए रूल के साथ है जो बाहर वालों ने बनाए, लेकिन ओरिजिनली गेम हमारा है, बनाया उस शीशा विद्वान ने, गणित का विद्वान। अभी देखिए क्या हुआ कि उसने तो खेल बना दिया चतुरंग, 100% पूरा बौद्धिक, पासे वगैरह कुछ नहीं, भाग्य का कोई साथ नहीं, बस दिमाग चलाओ, दिमाग से जीतो। दरबार में पेश किया, प्रेजेंट किया, दरबारियों ने खेला, चेक किया, वेरीफाई किया, सबको बहुत पसंद आया। राजा तो बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि राजा को ऐसा ही खेल चाहिए था, दिमाग लगाने वाला, चैलेंज देने वाला। तो राजा खुश हो गया। राजा ने कहा कि बोलो विद्वान शीशाल जी, आपको क्या गिफ्ट दिया जाए। तो उसने कहा मुझे कोई बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए चावल के दाने, लेकिन मेरे सूत्र के अनुसार चाहिए, एक पैटर्न, उस पैटर्न के अनुसार चाहिए। अब उसको की भाषा जो भी होगी, संस्कृत वगैरह, उसमें बोला था। तो राजा ने कहा चावल के दाने। राजा को थोड़ी हंसी आ गई। राजा बोला अरे महंगे, कुछ महंगा मांगो, मैं बहुत खुश हूँ, आपने बहुत बड़ा काम किया है, आप बोलिए आपको कुछ बड़ी चीज देना है। तो उसने बोला नहीं, बस मुझे कुछ बड़ी चीज नहीं चाहिए, मुझे चावल के दाने मेरे सूत्र के अनुसार चाहिए। तो राजा बोला कौन सा सूत्र। तो उसने कहा कि जैसे कि 8x8 का है, 64 खाने हैं उसमें, तो मुझे हर रोज आपको एक खाने के ऊपर के दाने देने हैं, और दाने आपको जो रखने हैं खाने के ऊपर, वो एक सूत्र के अनुसार रखने हैं। जैसे कि पहले खाने में एक दाना रखिए, मुझे दीजिए चावल का, दूसरे दिन उसका डबल करवा लीजिए, दूसरे खाने में 2 दाने रखिए, वो मुझे दीजिए, तीसरे दिन तीसरे खाने में आप उसका डबल करवा दीजिए, 4 दाने रखिए, मुझे दीजिए, चौथे दिन आगे के खाने में डबल कीजिए, 4 के 8 दाने मुझे दीजिए। ऐसे मुझे डबल करवा के हर खाने के दाने आप दिया कीजिए। 64वां खाना होने तक आपको ये करना है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो राजा को थोड़ी हंसी आ गई, लेकिन अभी राजा तो तैयार था सब कुछ देने के लिए, तो वो तो उसको तो वही चाहिए था। अब ऐसा होता है कि जो बड़े विद्वान होते हैं, उनके दिमाग भी अलग होते हैं, उनकी सोच भी अलग होती है, शौक भी अलग होते हैं। तो राजा को लगा ठीक है, बड़ा विद्वान है गणित का, तो उसकी थिंकिंग कुछ अलग होगी, उसके शौक कुछ अलग होंगे, उसको ये चाहिए तो उसी में खुशी है, तो वही दे देते। राजा ने दरबारी को बोल दिया कि उसको जो चाहिए उस तरह से उसको दे दीजिए, चावल के दाने एक खाने में डबल करवाते जाइए और उसको देते जाइए रोज। शुरू हो गया, बंदा आ गया पहले दिन। दरबारी बड़े हंसते हंसते, उन्होंने वो बोर्ड रखा, उसके ऊपर एक दाना रखा, उसको दे दिया, जो एक जोकी हो गया था। फिर दूसरे दिन और आ गया, अभी 2 दाने दे दिए, तीसरे दिन आ गया 4 दाने दे दिए, चलता गया। जब 20वां दिन आया तो दरबारियों को देने पड़े 10,48,572 दाने। वो हिसाब करते करते थोड़े से परेशान हो गए, और दरबारी के ध्यान में एक बात आ गई दरबारी के कि आज 10 लाख हम देते देते परेशान हो गए हैं, कल तो हमें 20 लाख के ऊपर देना है, फिर 40 लाख, फिर 80 लाख, फिर करोड़ में जाएगा, और फिर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत दिन बाकी है। वो थोड़ा समझ गया कि गड़बड़ है, सूत्र आसान नहीं है, ये बड़ा गहरा सूत्र है, इसको समझना पड़ेगा। तो दूसरे दिन उसने कुछ तैयारी नहीं कर पाया, तो उसको दाने नहीं दे पाया। तो शीशा जी परेशान हो गए, राजा के पास गए कि मुझे आज दे नहीं पाए, चावल नहीं मिला। तो राजा ने दरबारी को बुलाया कि भाई क्यों नहीं दिया। तो दरबारी ने बोला कि राजा जी ये आसान नहीं है, कल हमने 10 लाख के ऊपर दाने दिए थे, आज 20 लाख दे रहे थे, अभी तो काउंटिंग चल रही है, लेकिन इसके आगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि 20, 40, 80 ऐसे लाखों में देना है, अरबों में देना है आगे, ऐसा हमें लग रहा है। तो आप किसी अच्छे गणित के विद्वान को बुलाइए, उसे समझ लीजिए पहले कि हमें कितना देना है और कैसे देना है। तो राजा की भी बात समझ में आ गई थोड़ी कि काउंटिंग करना एक अलग बात है, चावल इकट्ठा करना एक बात है, और जब नंबर बढ़ते जाएंगे तो चावल कितना मिलेगा वो भी तो देखना पड़ेगा। तो राजा ने बुलाया एक गणित के विद्वान को, जो उस वक्त सांख्यिकी डिपार्टमेंट हुआ करता था, गणक मंत्री बोलते थे उसे, उस गणक मंत्री को बुलाया, जो गणित का एक्सपर्ट हुआ करता था, जो पूरे हिसाब किताब रखता था। उसने किया, पूरा वेरीफाई किया, इस फॉर्मूले को समझ लिया, और फिर उसने राजा को बोला कि राजा जी ये तो बहुत गहरी चाल है, गहरा सूत्र है, आधे तक ही आप जाएंगे ना तो आपको अरबों तक दाने देने पड़ेंगे, जो हमारे पास उतने है ही नहीं, और फिर जैसे जैसे हम एक एक घर आगे जाएंगे तो इतने दाने देने पड़ेंगे कि हमें पूरी पृथ्वी में ढूंढने पड़ेंगे, और शायद उसके आगे हम राज्य भी अपने भेज दें तो भी हम उसे दे नहीं पाएंगे। तो उसने खाना बहुत दूर की बात है, उसने अच्छी तरह से उस राजा को समझा दिया।
अभी राजा हो गया परेशान। अभी राजा टेंशन में आ गया। यह बात तो इतनी फैल चुकी थी क्योंकि खेल बड़ा खास बना था, पूरे राज्य में बात फैल गई थी। और जो चीज चल रही थी दाने चावल के इकट्ठा करना, उसका वो भी बात बड़ी हंसी हंसी से लेकिन सब जगह चल रही थी, तो प्रसिद्धि बहुत मिली थी। अभी अगर उसको ना बोलते हैं तो नाक कट जाती है, हाँ बोलते हैं तो राज्य तक गंवाना पड़ेगा, और आगे क्या होगा वो भी मालूम नहीं, फिर भी उसका समाधान नहीं मिलेगा। तो राजा ने मंत्रियों को बुलाया कि अब इसके ऊपर क्या सोल्यूशन होगा। तो जो कायदा समझने वाले मंत्री थे, कायदा मंत्री, उन्होंने बोला कि सही ढंग से देखा जाए तो ये तो चीटिंग हो गई है, ये तो फंसाया गया है आपको, दरबारियों को। तो राजा ने बोला कैसे? तो उन्होंने कहा कि जो सूत्र उसने बनाया उसने हमें ये नहीं बताया कि आगे अंत में क्या होने वाला है, हमें क्या देना है, कितना देना है। उसके गणितीय ज्ञान का, उसकी विद्वत्ता का, चतुराई से उसने यहाँ पे उपयोग किया, जिसमें हम फंस गए हैं हमारे अज्ञान के कारण, उस विषय के अज्ञान के कारण। तो इस तरह से किसी को फंसाना ये चीटिंग है, क्योंकि उसने अपने तेज दिमाग का उपयोग करके हमें फंसा दिया है। जबकि वो जानता था, क्योंकि वो गणित का विद्वान है, वो जानता था कि आपको कितना देना है, लेकिन आप और हम नहीं जान पाए कि उसको कितना देना है। हमने हंसी में ले ली बात। तो एक तरह से चीटिंग हो गई, एक राजा के साथ ये चीटिंग हो गई, एक राष्ट्र के साथ, सरकार के साथ ये चीटिंग की बात हो गई। तो फिर ये तो राष्ट्रद्रोह है, आपको उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। अभी राजा के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो ना दे तो ना कट जाए, दे तो सब कुछ लूटना पड़ेगा, और फिर भी समाधान नहीं मिले। और बात ये भी सही थी कि राजा को पता नहीं था कि ये सब देना पड़ेगा, ना उसने समझाया था। तो आखिरकार राजा ने उस विद्वान को मौत की सजा दे दी, और इस तरह से शतरंज की निर्मित जिसने की उसे मिल गई मौत की सजा। लेकिन जो हिसाब था ना, उसके बारे में और एक बात बताना बहुत जरूरी है। जो हिसाब किया गया था वो तब भारत में हुआ करता था, क्योंकि संस्कृत में अथर्ववेद में मैथ्स के बड़े सूत्र हैं और काउंटिंग के यूनिट्स भी है। जैसे कि आज हम अरबों खरबों भी बोल देते, लेकिन हमें ये नहीं पता कि खरब यानी कितने, लेकिन तब खरवा परवा वगैरह वगैरह से बहुत सारे यूनिट्स संस्कृत में थे, है जो संस्कृत में गणित पढ़ने वाले हैं उनको मालूम है। आज के मैथ्स में वो यूनिट्स नहीं है, क्योंकि आज का मैथ्स इंप्रूव होके बदल के आ गया, यहां से यूरोप जाके फिर यूरोप से रिटर्न आया है, ग्रीक से रिटर्न आया है। तो वेस्टर्न के पास खाली बिलियन तक है, मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के आगे यूनिट्स नहीं है। लेकिन बिल गेट्स ने क्या किया, अपने सुपर कंप्यूटर के ऊपर इस कैलकुलेशन को चेक करवाया, क्योंकि ये कहानी सब दुनिया में फैल गई थी। उस कहानी में बदलाव हुए, राजा के नाम बदले, विद्वान के नाम बदले, लेकिन कहानी का ढांचा वही था, सब जगह फैल गई। चावल के जगह जवार आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कहानी सब जगह थी। तो बिल गेट्स ने चेक किया। बिल गेट्स ने जब चेक किया अपने सुपर कंप्यूटर पे, तो उसने बड़ा हैरत करने वाली बात बोल दी। उसने कह दिया कि चावल के दाने इतने हो जाएंगे 64वें घर तक पहुंचते पहुंचते कि एक के ऊपर 19 जीरो, एक के ऊपर 19 जीरो, क्योंकि उस बिलियन के ऊपर है नहीं उसके पास। अभी अप्रोक्सीमेट आंसर था उसका। दूसरी बात यह थी कि इतने चावल के दाने उगाई करना, उसकी उगाई करना, उसको पैक करना, उसको काउंट करना, उसको पैक करना, ये सब जो प्रोसेस चलेगी ना, इस प्रोसेस चलने को उगाई से लेके लोडिंग तक, ये प्रोसेस चलेगी 1.5 अरब साल तक। कितना सुना? 1.5 अरब साल तक, ये बिल गेट्स ने कहा। तो अभी सोचिए कि यही तो उस विद्वान ने भी कहा होगा उस कहानी में। अभी कहानी बताने वाले तो इतना कैलकुलेशन नहीं बता सकते, क्योंकि संस्कृत में सब था। तो मतलब उस गणित के विद्वान ने जो बात नहीं कही थी, जो गणित मंत्री ने कही, तो कितना गहरा सुलझा हुआ फॉर्मूला उस गणित तज्ञ ने शतरंज के साथ बनाया था। यानी कितने दिमाग वाले, तेज दिमाग वाले आदमी ने शतरंज को बनाया था। क्या विद्वान थे भारत में, क्या भारत का गणितीय ज्ञान था, और क्या भारत देश था। दोस्तों, ये है कहानी आज की। अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सारे भारतीयों तक पहुंचनी चाहिए, सारे दुनिया तक पहुंचनी दीजिए, ये हमारा खेल है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे बहुत सारी कहानियां जो हमारे देश का गौरव बढ़ाएगी, उसे हम कहने वाले हैं। इस देश के नाम जय हिंद।